लर्नर्स वेलकम बैक टू अचीवर्स स्टेशन। तो लास्ट हमने इस स्लाइड पर छोड़ा था एंड वी आर डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट विच इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12th एंड अ सेपरेट सब्जेक्ट फॉर द फर्दर क्लासेस। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर फिनिश करने के बाद एक फ्लो चार्ट मैनेजमेंट हमने देख लिया था, इसका मीनिंग, एक फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, नेचर, लेवल्स एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये पूरा हम एज डिटेल कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे अब हमें स्टार्ट करना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या स्टार्ट करना है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत इजी भी है, हम आराम आराम से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? इस चीज़ को अगर हम ध्यान दें तो प्रिंसिपल्स रूल्स नहीं होते हैं। बहुत से बच्चे इसे रूल्स मानते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रूल्स नहीं होते हैं। प्रिंसिपल्स का सिंपल सा मतलब होता है गाइडलाइंस। ऐसे ऐसे कथन या ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे गाइड करने वाले स्टेट्समेंट्स जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें ये बताते हैं कि अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और इन्हीं के हिसाब से काम करेंगे तो जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है तो मैनेजमेंट, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है तो अकाउंटिंग, मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स है तो मार्केटिंग, एंड फाइनेंस के प्रिंसिपल है तो फाइनेंसिंग, एंड सो ऑन। तो जिस भी चीज़ के वो प्रिंसिपल हैं वो एक आइडियल तरीके से, एक उचित अच्छे तरीके से वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फॉलो करने के बाद हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक आइडियल फॉर्म में निकल कर आएगा, एक अच्छे फॉर्म में निकल कर आएगा। ठीक है, एक और बात, प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सडनली नहीं बन जाते, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन के बाद उसको रीट्राई किया जाता है, मतलब दोबारा से ट्राई किया जाता है कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एंड देन वो प्रिंसिपल की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स के फीचर्स एक बार हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब हर जगह पर अप्लाई होते हैं, चाहे मैं इंडिया की किसी कंपनी में मैनेजमेंट करूं, चाहे फ्रांस की, चाहे अमेरिका की, चाहे कहीं की भी, अगर मैं ये वाले प्रिंसिपल्स फॉलो करती हूं तो मैनेजमेंट रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो सेम होती है। ठीक है, ये कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं, एज आई सेड ये गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स नहीं होते हैं। इनका इवैल्यूएशन होता है, इनको एवेल्यूएट करके फिर अप्लाई किया जाता है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनको हम अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। मेनली बिहेवियर, मतलब बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं हर किसी के। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है, पहले हम देख, एक कॉज होता है जिसकी वजह से बिहेवियर इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, एंड कंटीजेंट, कंटीजेंट का मतलब है संज्ञानात्मक, मतलब मेंटली कनेक्टेड होते हैं ये। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो, तो अभी हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ कैसे था, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहाँ से आए, किसको अब हम मैनेजमेंट बना, एंड सो ऑन। तो इसको ना बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न। लेकिन क्लासिकल से पहले भी था। एक्चुअली हुआ क्या था, रोमन मिलिट्री चर्च, वहाँ पर क्या उन्हें पिरामिड बनाना था। ठीक है, पिरामिड जैसे बनते हैं इजिप्ट वगैरह में, तो उसे 1000 मिस्त्रियों की ज़रूरत थी। एंड देन उसने एक बंदे को अपॉइंट किया जो उन पर हेड करता था, ऑब्ज़र्व करता था और काम करवाता था। तो यहीं से जो है वो मैनेजमेंट की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्लासिकल थ्योरी आई जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आया। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, और ब्यूरोक्रेटिक मतलब नौकरशाही। तो वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध और नौकरशाही प्रबंध ये आपकी क्लासिकल थ्योरी में आ जाते हैं। नियो क्लासिकल में आती हैं आपकी हार्थन एक्सपेरिमेंट्स एंड ह्यूमन साइंस थ्योरी, ह्यूमन साइंस थ्योरी, ये ऐड कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, और मॉडर्न में आ जाती है आपकी सिस्टम अप्रोच एंड कंटीजेंसी अप्रोच। ऑन द क्लास 12th लेवल वी हैव टू स्टडी ओनली दिस, लेकिन BCom, MCom एंड फर्दर जो BBA MBA में है उसमें हमें सारी थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो वापस से इसको एक चार्ट में प्रेजेंट किया गया है
क्लासिकल मैनेजमेंट, साइंटिफिक जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेनरी फ्योल ने दिया था, ब्यूरोक्रेटिक जो मैक्स वेबर ने दिया था। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मतलब हार्थन स्टडीज़ जो थी वो एल्टन मायो ने की थी, एंड बिहेवियर साइंस थ्योरी, इसको ह्यूमन साइंस थ्योरी भी कहते हैं। मॉडर्न प्रिंसिपल्स में आपके आ जाते हैं सिस्टम अप्रोच एंड कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच दिया था आपके P.R. लॉरेंस एंड जे वुडवर्थ ने, ठीक है। ये उसी का क्लासिफिकेशन है, एक एक करके पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में बात कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी इन्हें ही कहेंगे, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911, ठीक है। बेसिकली ये थे कौन, ऐसे याद रखना, टेलर जिन्होंने साइंस पढ़ी, ठीक है, और बेचारे को जॉब नहीं मिली साइंस पढ़ने के बाद तो वो टेलर बन गया। और वो बेसिकली थे कौन, ये इंजीनियर थे, मतलब साइंस करने के बाद देखो इंजीनियरिंग भी कर ली, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं पाए तो टेलर का काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ याद रखने का ट्रिक है, कोई इसको मन पे ना ले, ठीक है। तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था और ये इंजीनियर थे। तो एजुकेशन था, डिग्री इज़ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये एज अ इंजीनियर काम करते थे, ये एक अमेरिका की किसी कंपनी में, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये फादर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ठीक है। इन्होंने थ्योरी दी साइंटिफिक मैनेजमेंट की और इन्होंने बोला कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिसको उन्होंने बोला वन बेस्ट वे, यूजिंग साइंटिफिक मैथड्स टू डन द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन। किसी भी काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका है और जो कि साइंटिफिक मेथड्स उसमें होने चाहिए, मतलब लॉजिकल मेथड होने चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो, पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब विद द करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, सही जगह पर सही इंसान को बिठाना, मतलब इन्होंने स्पेशलाइजेशन पर जोर दिया था। स्पेशलाइजेशन मतलब विशिष्टीकरण पर जोर दिया था, ठीक है। हैविंग अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डूइंग जॉब, स्पेशलाइजेशन के साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन पर भी काम किया था। एंड प्रोवाइडिंग एन इकोनॉमिक इनिशिएटिव टू द वर्कर्स, इनका मानना था कि कोई भी ह्यूमन जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ से मोटिवेट होता है जिसको हम मनी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ मॉनेटरी मोटिवेशन पर काम करने के लिए कहा था कि भाई जितना आप जिसको मॉनेटरी फॉर्म में मोटिवेट करोगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने के लिए मोटिवेट होगा, ठीक है। तो ये इंजीनियर थे, अमेरिका के थे, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी इनके पास, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, बुक है इनका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इन्होंने वन बेस्ट वे के बारे में बात की, स्पेशलाइजेशन के बारे में बात की, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात की और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के बारे में बात की, ठीक है। ये देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर द ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के हर लेवल पर हर चीज़ पर हमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना है। इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेंड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, मतलब आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए हमें मेथड लगाने हैं, पर्सन्स लगाने हैं, टूल्स लगाने हैं, बट साइंस हर जगह प्रेजेंट होनी चाहिए। अब गुस्से में थे वो कि भाई मैंने साइंस पढ़ लिया लेकिन मेरे को टेलर का काम करना पड़ रहा है तो मैं हर जगह अब साइंस को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला साइंस इज़ द बेस्ट वे टू डू एवरीथिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट insist on replacement of role of thumb by the science. That means decisions in organization should not be taken on the basis of wills and wishes of managers, but decisions must be based on scientific studies conducted by using scientific tools. तो इनका इसका मतलब है सिंपल वे कि भाई रूल ऑफ थंब मतलब कोई मैनेजर है
वो किसी को दबाकर नहीं रखेगा, ना उसकी विश चलेगी, ना उसकी इच्छा चलेगी, ना उसकी विल चलेगी। चलेगा क्या? चलेगा आपका साइंस। हर चीज़ को लॉजिकल तरीके से सोचना और उसका वन बेस्ट वे निकालना साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्रक्स है। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो, अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स की बात करें तो इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप दिया था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क दिया था, स्टडी, वर्क स्टडी एंड डिफरेंशिएट पीस बेस्ड सिस्टम एंड मेंटल रिवॉल्यूशन। तो ऐसे याद रखना, देखो F.W. टेलर नाम था इनका। ठीक है, टेलर बन गए, लेकिन इन्होंने किया क्या था? पहले साइंस पढ़ी, फिर इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और एफ से याद रखना, इनका नाम तो फ्रेडरिक है, लेकिन एफ से 4 याद रखना। इन्होंने मोस्टली हर चीज़ 4 दी है। फंक्शनल फोरमैनशिप में भी इन्होंने 4 लोगों के 2 डिपार्टमेंट बनाए हैं, 4 तरह की स्टडी की बात की है, एंड सो ऑन। वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं, इनको डिटेल में अभी आगे हम पढ़ेंगे। देखो, दिस इज़ द होल साइंटिफिक मैनेजमेंट इन वन चार्ट। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। F.W. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बुक है इनका प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने वन बेस्ट वे की बात की। इनिशियली नेम, अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के और नाम क्या है? शॉप मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। 1910 या 1911 में जब इन्होंने बुक लिखी ना, बुक, उसके बाद इसका नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट हुआ। उससे पहले इसका नाम शॉप मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट था। ठीक है, इन्होंने 4 तरह की स्टडी की बात की। 1 इज़ टाइम स्टडी, सेकंड इज़ मोशन स्टडी, थर्ड इज़ मेथड स्टडी, फोर्थ इज़ फैटिग्यू स्टडी। समय, कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है, कितना लगना चाहिए और कितना लग रहा है, टाइम स्टडी। मोशन स्टडी, किस स्पीड में काम होना चाहिए, किस स्पीड में काम हो रहा है। मेथड स्टडी, किस मेथड से काम हो रहा है, अगर वो मेथड सही है तो ठीक है, वरना उस मेथड को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन, अभी बात की थी ना, सिंप्लीफिकेशन पे उन्होंने बात की थी। फैटिग्यू स्टडी, फैटिग्यू का मतलब होता है थकान। ठीक है, कितना काम करने के बाद जो है वो वर्कर्स थक रहे हैं और उनको कब ब्रेक की ज़रूरत पड़ रही है, इसकी भी स्टडी करना इन्होंने बोला। तो इन्होंने 4 तरह की स्टडी की बात की: टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी। समय, गति, विधि और थकान। ठीक है, इनके प्रिंसिपल्स की बात करें तो 4 प्रिंसिपल्स एंड कहीं कहीं पर आपको 5 प्रिंसिपल्स भी देखने को मिलेंगे, बट दीज 4 आर द मेन। ठीक है, फर्स्ट, साइंस नॉट थंब ऑफ रूल। इसके बारे में तो अभी हमने बात की कि मैनेजर्स की विल या फिर उनकी विशेस के हिसाब से काम नहीं होगा, काम होगा साइंटिफिक टूल के हिसाब से, साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, साइंटिफिक मेथड्स के हिसाब से। ठीक है, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमनी का मतलब होता है आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा करना। तो हमें आपस में मिलकर काम करना है, डिस्कॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, इंडिविजुअल अपने लिए काम ना करें। ठीक है, तो मैनेजर को लोगों को इस तरह मोटिवेट करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट हों, ना कि इंडिविजुअलिज्म पर काम करें, अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहें। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसका मतलब है कोई इंसान जितना अच्छा कर सकता है उसको उस मुकाम तक अच्छा बनाया जाए। इन्होंने बोला था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर मैनेजर्स को काम करना चाहिए। तो एज आई सेड बिफोर कि आप एफ से याद रखना 4, इन्होंने 4 तरह की स्टडी की बात की है, 4 इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, तो साइंस नॉट थंब ऑफ रूल, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट टू ईच पर्सन टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी।
ठीक है, द लिखा भी है बाय ट्रेनिंग। ठीक है, चलो मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने सिर्फ मॉनेटरी मोटिवेशन की बात की कि इंसान जो है सिर्फ मनी से मोटिवेट होता है। इफ़ यू आर गिविंग हिम अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी ही विल बी मोटिवेटेड टू डू वर्क। ठीक है, ही वॉज इन द फेवर ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, राइट पर्सन टू राइट जॉब सेलेक्ट करना है, उसके बाद उनको ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पर पहुंचाना है बाय ट्रेनिंग। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन, सुपरविज़न, सिंप्लीफिकेशन, इम्प्रूवाइंग एंड साइंटिफिक स्टडी, इन चारों की इन्होंने बात की थी। इनका एक बहुत अच्छा बहुत फेमस कैरेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, दैट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें इन्होंने स्पेशलाइजेशन की बात की। इसमें इन्होंने क्या बोला कि प्लानिंग करने के लिए और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए दो अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए। प्लानिंग के लिए होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड एग्जीक्यूशन के लिए होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एज आई सेड बिफोर, चार चार, तो उन्होंने प्लानिंग में भी 4 लोगों रखे और प्रोडक्शन में भी 4 लोग रखे। प्लानिंग में था रूम क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, फैक्ट्री क्लर्क एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, मतलब बेसिकली प्लानिंग में जो काम कर रहे थे उनको इन्होंने क्लर्क नाम दिया, और जो प्रोडक्शन का काम कर रहे थे वो उनको बॉस नाम दिया। अब सिंपल सी बात है, जो काम करवाएगा वो बॉस होगा, जो ऑफिस में बैठकर काम करेगा वो क्लर्क होगा। तो प्रोडक्शन में थे आपके गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर बॉस। ठीक है, तो व्हाट आई सेड, फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला कि प्लानिंग और प्रोडक्शन दो अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए। प्लानिंग में 4 लोग होंगे, प्रोडक्शन में 4 लोग होंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि कोई जो एम्प्लॉय होगा वो इन चारों की भी बात मानेगा, इन चारों की भी बात मानेगा, इन चारों को भी रिपोर्ट करेगा, इन चारों को भी रिपोर्ट करेगा। देखो, एम्प्लॉय विल फॉलो ऑल ऑफ दैम एंड विल रिपोर्ट ऑल ऑफ दैम। यहाँ पर होती है लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये हम आगे बात करेंगे यहाँ जब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, अब 4-4 की कहानी में 4 चीज़ें और आती हैं। इन्होंने साइंटिफिक प्लानिंग की बात की थी। ठीक है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट विल फाइंड द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चंस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय होम टू डू। है ना, क्या करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, कैसे करना है, मेथड और पॉलिसीज़ क्या होंगी, कब करना है, प्रोग्राम सेट करना, एंड बाय होम, अपॉइंटमेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो दिस वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था, जिसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। पहले इसका नाम शॉप या प्रोसेस मैनेजमेंट था। इन्होंने वन बेस्ट वे की बात की। जब इनकी बुक आ गई प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तब इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दिया गया। 4 तरह की स्टडी की बात की, 4 प्रिंसिपल दिए हैं, 4 स्टैंडर्डाइजेशन मेथड्स दिए हैं। प्लानिंग के डिपार्टमेंट में 4 लोग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 लोग, और 4 तरह के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों को। ठीक है, तो 4-4-4 बेसिकली उन्होंने दिया है। अब कुछ और फीचर्स हैं। इन्होंने एक और चीज़ की बात की थी, डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम, मतलब स्किल के हिसाब से वेजेस देनी है। अगर स्किल्ड लेबर है और अच्छा काम करता है, स्किलफुल काम करता है, तो उसको ज़्यादा वेजेस मिलेंगी, और अनस्किल्ड लेबर है या अच्छे से काम नहीं करता है, स्टैंडर्ड से कम काम करता है, तो उसको कम वेजेस मिलेंगी। ठीक है, पीस वेज सिस्टम, अलग अलग वेजेस दी जाएंगी स्किल्ड और अनस्किल्ड उसको वर्कर्स को। ठीक है, एंड एक लास्ट चीज़ इनकी ये फोकस एरिया, 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, टास्क मैनेजमेंट, मोटिवेशन एंड सुपरविज़न। टास्क मैनेजमेंट मतलब काम देना कि किसको क्या काम करना है, मोटिवेशन उस काम को करने के लिए मोटिवेट करना, एंड देन सुपरविज़न टू चेकिंग कि वेदर काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है जो थोड़ा 3 दी थी, बाकी सब 4-4 दिया है। एज वी कैन सी 4 वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग्यू स्टडी,
चार प्रिंसिपल्स: साइंस नॉट थंब ऑफ रूल, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सनल टू इट्स हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात की, चार प्लानिंग डिपार्टमेंट में लोग, जिसे क्लर्क कहा गया, रूम क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, फैक्ट्री क्लर्क, टाइम क्लर्क। चार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जिन्हें बॉस कहा गया, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर बॉस। ठीक, एक एम्प्लॉय जो है वो इनकी भी बात सुनेगा और इनको भी रिपोर्ट करेगा, इसको भी करेगा और इनकी भी बात सुनेगा। चार क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। ठीक है, इन्होंने डिफरेंशिएट पीस वेस सिस्टम दिया था। ठीक है, और 3 फोकस एरिया रखने की इन्होंने बात की थी एंड मॉनेटरी मोटिवेशन को सपोर्ट किया था। ठीक, और ये चार सुपरवाइज़ करना, सिंप्लीफिकेशन करना, इम्प्रूवमेंट करना और साइंटिफिक स्टडी करना, इससे इम्प्रूवमेंट की बात की थी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तीन लोग और थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को सपोर्ट किया था। वन इज़ हेनरी गैंट, वन इज़ फ्रेडरिक गिलबर्ट एंड थर्ड इज़ लिलियन गिलबर्ट। ये दोनों कपल थे, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, जस्ट टू रिमेंबर नेम, नथिंग एल्स। ठीक है, तो दिस वॉज साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में और आगे देख लेते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट पूछ लेना, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स। देखो, फंक्शनल फोरमैनशिप, ये प्लानिंग इंचार्ज हैं 4 लोग और ये प्रोडक्शन इंचार्ज हैं 4 लोग। ये चारों ही वर्कर को जो हैं वो हैंडल करेंगे। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन का काम कर सकते हैं, मतलब इनका काम है एग्जीक्यूशन और शॉप फ्लोर पर काम करना, और इनका काम है प्लानिंग, जो प्लानिंग रूम में करेंगे। ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर्स, इन्होंने फैक्ट्री मैनेजर्स को 2 पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, ये इनका काम प्लानिंग था जो प्लानिंग रूम में करेंगे, इनका काम एग्जीक्यूशन था जो शॉप फ्लोर पर करेंगे। इसमें 4 लोग, इसमें 4 लोग, और ये चारों ही एक वर्कर को हैंडल करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम क्या था? द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एम्फेसिस ऑन पेइंग different rate of wages for efficient and inefficient employees. The technique of differential piece wage system insists on paying different rate of wages to efficient and inefficient employees. Extra wages paid to efficient employees will motivate them to remain efficient. Extra wages paid to efficient employee will motivate inefficient employee to come in the category of efficient employee. मतलब जो ऑलरेडी एफिशिएंट हैं उन्हें उसी तरह से काम करने के लिए, और जो उस कैटेगरी में नहीं है उसे उस कैटेगरी में आने के लिए मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ काम आएगा। When payment is given according to number of unit produced, automatically the production will be maximized. मतलब अगर किसी इंसान को इस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे कि वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, अगर ये 5 चीज़ें बना रहा है, अगर मुझे सपोज़ रजिस्टर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो अगर ये 5 बना रहा है तो उसको 5 के हिसाब से, ये 15 बना रहा है तो 15 के हिसाब से हम वेजेस देंगे। तो कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा जितना वो कर सकता है ना, तो प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। दिस टेक्निक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एफिशिएंटली, ऐसा FW टेलर का मानना था। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट ही करने वाले हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर फर्दर, क्योंकि हम आगे इसके MCQ भी करने वाले हैं एंड ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग गाइस, लेट्स अचीव इट।